नमस्कार। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के साधन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मूल्यांकन के बारे में बताया था, तो आज हम मूल्यांकन के साधनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो शिक्षण है, शिक्षण की जो उपलब्धि है, उसमें अगर प्रगति को मापना है तो मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन के लिए भी कुछ ना कुछ टूल्स हैं, कुछ ना कुछ टेक्निक्स हैं। वो कौन कौन सी टूल्स हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मूल्यांकन के बहुत सारे साधन हैं, जिसमें से कुछ एक साधनों को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो साधन आता है वो आता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। जो साधन है उनके बारे में पहले बताना चाहूंगा। 10 साधन है। 10 साधनों में पहला साधन आता है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, जिसको हम कहते हैं पर्यवेक्षण या निरीक्षण भी कहते हैं हम। दूसरा टूल आता है प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना जिसको हम कहते हैं। तीसरा टूल आता है चेकलिस्ट, जांच सूची। चौथा टूल आता है लिखित परीक्षाएं, जिसको हम कहते हैं रिटन टेस्ट। पांचवा टूल है रेटिंग स्केल। उसके बाद आता है रूब्रिक, जो 6 नंबर पर है। 7वां है पोर्टफोलियो। 8वां है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। 9वां है नैरेटिव रिपोर्ट, विवरणात्मक जिसको हम कहते हैं रिपोर्ट। और 10वां है असाइनमेंट। ठीक है, तो ये 10 जो हैं ये टूल हैं जिसके द्वारा हम मूल्यांकन करते हैं। तो बारी बारी से हम इनको पढ़ेंगे। आज 2 या 3 टूल्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहला जो साधन है जिसमें जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको बताया पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। ठीक है, जो पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण का मतलब होता है निरीक्षण करना। मैंने बच्चों की क्लास ली, बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, मैंने उनको कहा चलो बेटे अपना रिवाइज कर लो, आज जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है चलो आप उसको रिवाइज करो। ठीक है, अब मैंने उनको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि मैंने तो उनको ये कह दिया भी आप अपना रिवाइज करो। मैंने उनको ये भी कहा कि आपका शोर नहीं होना चाहिए। अब सब बच्चे अपना अपना कॉपी किताब निकाल करके उस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मैं उनको ना चेक कर रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। तो ये जो निरीक्षण होता है, ये जो पर्यवेक्षण होता है, इसके द्वारा भी हम बच्चों के बारे में सूचना एकत्रित करते हैं। ठीक है, बच्चों के बारे में जो स्वाभाविक तौर पर जो सूचना एकत्रित की जाती है उसको हम पर्यवेक्षण कहते हैं। हम उनका निरीक्षण कर रहे हैं, और निरीक्षण के दौरान जो है हम देख रहे हैं कि कौन बच्चा काम कर रहा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है। उस निरीक्षण के आधार पर हम उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये मूल्यांकन की एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम योजनाबद्ध और जो एक प्रयोजन सूचक टिप्पणी है इस पर ही आधारित है। ठीक है, दूसरा जो मेथड आता है वो आता है प्रोजेक्ट वर्क, परियोजना। परियोजना का मतलब क्या है कि मान लो, अगर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाए, हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन होने जा रहा है। फंक्शन कौन सा? जैसे मान लो हम अपने कॉलेज में या स्कूल में जो है वो गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो गणतंत्र दिवस मनाने हम जा रहे हैं उसके लिए हमने कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है, और बहुत बड़े स्तर पर कर लिया हमने। उसमें हमने बहुत सारे अतिथियों को भी बुलाया। ठीक है, गणमान्य लोगों को बुलाया, भोज का भी आयोजन कर दिया। तो अब इस आयोजन को करने के लिए हमने क्या किया, विभिन्न छात्र थे, उनकी ड्यूटियां लगाई। किसी को स्टेज का काम सौंपा, किसी को जो है वो रिफ्रेशमेंट का काम सौंपा। ठीक है, किसी की ड्यूटी लगी होगी जो भी उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करना है। ठीक है, उसमें उसकी ड्यूटी लग सकती है, स्टेज पे जाकर में ड्यूटी लग सकती है। तो ये जो है एक परियोजना बन गई अब, कि अब हम जो है वो अपने स्कूल में, संस्था में क्या मनाने जा रहे हैं,
रिपब्लिक डे मनाने जा रहे हैं, उस रिपब्लिक डे को मनाने के लिए हमारे स्कूल में जो भी गणमान्य लोग आएंगे उनकी आवभगत कौन करेगा, ठीक है, उनके लिए खाने की व्यवस्था को देखना, सबको पानी पिलाना कि नहीं पिलाना, चाय पिलानी कि नहीं पिलानी, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं ये हम बच्चों को देते हैं कि आपकी ड्यूटी इसमें लगी, ठीक है। तो ये एक परियोजना बन गई। हम बच्चों से पूछते हैं भाई आपको कौन सा काम पसंद है, कोई कहेगा मैं स्टेज कनेक्ट करूँगा, कोई कहेगा नहीं सर मैं चेयर का अरेंजमेंट करूँगा, कोई कहेगा मैं रिफ्रेशमेंट में मेरी ड्यूटी लगा दो। तो इस तरह से हमने इस परियोजना के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो कोई भी परियोजना हो सकती है, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, ठीक है। तो जो परियोजना है इससे जो है एक सामूहिक जो कार्य है उसका आंकलन होता है। जब फंक्शन हो जाता है, होने के बाद हम उसकी समीक्षा बैठक करते हैं कि क्या कोई कमी रह गई, ठीक है, और उस परियोजना के ऊपर जो है हम काम करते हैं कि अगर कोई कमी रह गई तो भविष्य में इस तरह की कोई कमी ना हो, उसके लिए हम कई तरह की जो है वो मापदंड तय करते हैं। तो परियोजना जो है ये बच्चों को काम करने के अवसर देती है, ठीक है। कोई भी परियोजना है इससे बच्चों को क्या है काम करने के अवसर मिलते हैं। और परियोजना जो है वो परियोजना कार्य है जो है इसके लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनका विश्लेषण किया जाता है और उनको संगठित किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है और उनकी तुलना की जाती है, ठीक है। और जो समूह है उसमें एक वास्तविक जीवन की जो स्थिति है वो यहाँ पर काम करने का अवसर प्रदान काम करने का जो अवसर है वो एक सामूहिक तौर पर बच्चे को मिलता है, ये हम देखते हैं। और बच्चा एक टीम वर्क की तरह काम करता है, ठीक है। चाहे आप अपने संस्था में कोई भी उत्सव मनाओ, कोई भी कार्यक्रम आयोजित करो, ठीक है, तो उसके लिए चाहे एथलीट मीट है, कोई भी कार्यक्रम हो सकता है, कोई भी परियोजना हो सकती है, उसके ऊपर हम कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो थर्ड इसमें जो साधन है मूल्यांकन का, वो आता है, वो है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट क्या है? जांच सूची बोलते हैं इसको, जांच सूची बोल दो या चेकलिस्ट बोल दो। इसमें क्या होंगे? प्रश्न होंगे, प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी, ये फैक्ट के ऊपर आधारित प्रश्न होंगे, तथ्यपरक जो प्रश्न है उनकी एक श्रृंखला होती है जिनमें उन सभी आधारों को शामिल किया जाता है जिन पर छात्र का हमने मूल्यांकन करना होता है, आकलन करना होता है, असेसमेंट करना होता है। जैसे मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल देता हूँ, प्रश्नों की श्रृंखला कैसी होगी और किस तरह से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, आकलन किया जाएगा। जैसे हम वाद विवाद विषय है, मान लो विषय कौन सा है? वाद विवाद, डिबेट है, डिबेट चल रही है। तो क्या विद्यार्थी को विषय वस्तु का समुचित ज्ञान है? हमने वाद विवाद प्रयोक्ता रख दी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हमने वाद विवाद प्रयोक्ता रख दी, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। तो वो जो आपने टॉपिक लिया था, चाहे बेरोजगारी है, चाहे जनसंख्या में वृद्धि है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, चाहे शिक्षा का व्यवसायीकरण है, कोई भी टॉपिक ले लो आप, उसके ऊपर हमने डिबेट करवानी है। तो अब ये जो डिबेट हम करवाने जा रहे हैं, इसमें क्या विद्यार्थी को विषय वस्तु का समुचित ज्ञान है, हाँ या नहीं, है ना? क्या विद्यार्थी अपने तर्क सहज रूप में प्रस्तुत कर सकता है? जो वो तर्क दे रहा है क्या वो स्वाभाविक तर्क है कि वाकई में ही बात ठीक है, इसकी पक्ष में बोल रहा है चाहे विपक्ष में बोल रहा है ना, हाँ या नहीं? और भी हो सकता है, क्या विद्यार्थी दिए गए बिंदु के प्रतिकूल बोल सकता है, हाँ या नहीं? जो बिंदु आपने उसको दिया था उसके विपक्ष में बोल रहा है वो। क्या विद्यार्थी आलोचना को सकारात्मक रूप से लेता है? अब वाद विवाद चल रहा है तो आपको पता ही है कि विरोधी टीम जो है वो विपक्ष में बोल रही है, आपके पक्ष में नहीं बोल रही, तो उस चीज को क्या आप सकारात्मक रूप में लेते हो कि वहां पर लड़ाई हो जा रही है, ठीक है। तो आजकल हम देखते हैं टीवी में भी कई तरह की जो है वो डिबेट आप देख सकते हैं। जैसे आजकल कोविड महामारी का खतरा जो है वो फैला हुआ है, तो इसके ऊपर कहीं वैक्सीनेशन नहीं हो रही, तो कई तरह की इसके ऊपर आप देखते हैं टीवी के ऊपर करंट चल रहा है आजकल, ये है ना, तो वाद विवाद होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है
रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षाएं। जो लिखित परीक्षाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जैसे निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं, या लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो सकते हैं, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं। जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें जाहिर सी बात है कि ऐसे प्रश्नों की जो उत्तर बच्चा देता है तो उसमें विषय वस्तु और वो जो उसकी भाषा होती है और जो उसकी जो अर्जित ज्ञान है वो सारा कुछ देखने में आता है कि क्या वो अपने किस तरह से विचार पकड़ कर रहा है, किस लैंग्वेज का यूज कर रहा है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर देते बार सरल भाषा का प्रयोग कर रहा है कि नहीं। तो निबंधात्मक प्रश्नों में पूरी छूट है उसको अपने आप को व्यक्त करने की, अपने आंसर को देने की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर कि जो निबंधात्मक प्रश्न है, क्योंकि हम टीचिंग ऑफ मैथ कर रहे हैं तो मैथ से ही रिलेटेड हमको एग्जांपल देंगे। कोई भी प्रश्न जो कि निबंधात्मक रूप में बच्चे से पूछा जा सकता है, जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। इस साध्य को सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करो। तो ये जो है कथन है इसको आपने सिद्ध करना है। तो ऐसे कौन कौन से प्रमाण हैं जो आप दोगे? कोई और एग्जांपल ले लो, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज से किस प्रकार भिन्न है? एक प्रश्न ये हो सकता है। एक कल्पित उदाहरण देकर इसकी गणना विधि को स्पष्ट करें। तो निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं इसके द्वारा छात्र जो है वो अपने विचारों का विश्लेषण करने का उसको अवसर मिलता है, ठीक है, और काफी डिटेल में उसको यहाँ पर उत्तर देना होता है। उसके बाद आता है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं इनका उत्तर 100 से 50 शब्दों 100 से 150 शब्दों में, 50 नहीं 150, 100 से 150 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। कई बार ऊपर लिखा होता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है वो संक्षिप्त रूप में दो, या 100 से 150 शब्दों के बीच में दो, ठीक है। तो जैसे कोई भी गणित से हम प्रश्न उठा लेते हैं, समरूपता और सर्वांग क्षमता की परिभाषा करते हुए उनमें अंतर बताओ। और भी कोई प्रश्न ले सकते हैं आप। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। तो ये भी प्रश्न हो सकता है। इसी प्रकार आता है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनका उत्तर आपको पता है कि 1 या 2 शब्दों में दिया जाता है, ठीक है। 1 शब्दों में दिया जाता है या 2 शब्दों में दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ जो शब्द होते हैं, वस्तुनिष्ठ के प्रश्न होते हैं, इनके कई तरह के प्रकार हैं और इनके जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उन उत्तर देने के लिए इसमें आपको पता है कि कुछ ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। और इसमें जो है वो बहुत ही एक चीज़ ये होती है कि अगर जैसे निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर जब देता है बच्चा तो टीचर उसके नंबर अंक काट भी सकता है, लेकिन इसमें जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। अगर चाह करके भी टीचर जो है वो किसी व्यक्ति के अंक नहीं काट सकता, ठीक है। एक प्रश्न का 1 अंक है वस्तुनिष्ठ का, तो 1 अंक देना पड़ेगा और उसने सही उत्तर लिखा तो गलत नहीं कर सकता उसको। जैसे इसमें कई प्रकार आते हैं, जैसे रिक्त स्थान की पूर्ति आता है। 80 रुपए के 6% खाली स्थान होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोण का योग खाली स्थान होता है, ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो सकता है। ये प्रकार है। जैसे सत्य और असत्य बीच में आते हैं। जैसे वर्गमूल 8 एक परिमेय संख्या है, सत्य है कि सत्य है बताना होता है उसमें। इसी प्रकार आ सकता है बहुविकल्प जो प्रश्न होते हैं। बहुविकल्प प्रश्न में कौन सा आता है? जैसे पाई का मान होता है, उसे 3-4 मान दे रखे होंगे, 3/4, 22/7, 8/5, 1 से 3/4, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें एक ही प्रश्न के कई उत्तर दिए जाते हैं, जबकि इनमें केवल एक ही उत्तर ठीक होता है। 4 ऑप्शन दे दी लेकिन उत्तर कौन सा ठीक है? 1। तो उसको बोलेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या बहुविकल्प प्रश्न, ठीक है। इसी प्रकार मैचिंग क्वेश्चन आता है। कॉलम ए कॉलम बी मैच करो। कॉलम ए में दे दिया कि समान लंबाई की 3 भुजाएं, समान लंबाई की 2 भुजाएं, अलग अलग लंबाई की सभी भुजाएं, 3 न्यून कोण, 1 समकोण, एक तरफ लिख दिया। इसी प्रकार कॉलम बी में लिख दिया विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, अतिकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब इससे मैचिंग करना, ठीक है, जो मैंने बताया आपको कॉलम ए कॉलम बी, इसका कौन सा आंसर होगा। इसी प्रकार
सिंपल रिकॉल क्वेश्चन रखते हैं। सिंपल रिकॉल क्वेश्चन क्या होगा, जैसे साधारण प्रत्यास्मरण प्रश्न। इसमें क्या होगा, छोटे छोटे प्रश्न बालकों की स्मरण शक्ति को जांचने के लिए पूछे जाते हैं। स्मरण शक्ति को कैसे जांचेंगे, जैसे आपको पूछ लिया a+b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो अगर उसको याद होगा तभी लिखेगा वो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पूछ लिया कोई और भी प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें इसी प्रकार, a+b का होल क्यूब किसके बराबर होता है ना। तो ये कुछ जो है वो है इसमें इसके टाइप्स आते हैं। इसी प्रकार आ सकता है इसमें पुनः समृद्धि प्रश्न। पुनः समृद्धि में क्या आ सकता है, जैसे आपसे पूछा हो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताओ, तो आप बताओगे लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, तो ये आंसर हो गया। तो ये हमने 4 तरह के जो टूल्स थे वो आज किए। आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहें और कहीं कोई दिक्कत हो